नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश, एक साल मोदी सरकार आप देख रहे हैं और मेरे साथ अब हैं एक खास मेहमान, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा मंत्री जो अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। मैंने एक दफा इनके साथ कार्यक्रम किया, इनका नाम मैंने दिया था उस वक्त दबंग। मैं अपनी राय पर अभी भी कायम हूं, क्योंकि ना सिर्फ जो जिम्मा इन्हें दिया गया है, जो मंत्रालय इन्हें दिया गया है, उसका कामकाज संभालते हैं, सड़क का, परिवहन का, शिपिंग का, बल्कि ऐसे मुद्दे जहां पर सरकार फंसती दिखती है, जमीन अधिग्रहण का मुद्दा हो, मसला हो, गले की हड्डी बन गया है मोदी सरकार की, वो मुद्दा भी सुलझाने का जिम्मा अपने चौड़े, अपने मजबूत कांधों पर इन्होंने ले लिया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव विद अस नितिन गडकरी और हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद जी हमारे साथ हैं। अनुराधा जी, नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको संकट मोचक कहा जाता है इस सरकार का, लेकिन संकट मोचक पर एक छोटा सा संकट आया हुआ है लगता है। पूर्ति का जो घोटाले का जो मसला और जिस तरीके से लोकसभा या राज्यसभा में उस पर जितने भाषण दिए गए या जितनी तरीके की बातें की गई या विपक्ष जिस तरीके से एकजुट होकर उस पर खड़ा है, आपको क्या लगता है कहीं आप फंसते तो नहीं नजर आ रहे हैं इस पे? आज तो मैंने बहुत साफ तरीके से सभी बातें क्लियर कर दी, कोई मुद्दा ही बचा नहीं। और मैंने यहां तक कह दिया कि मेरे ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित हुआ तो मंत्री पद का क्या, तो मैं तो सांसद का भी रिजाइन कर दूंगा। और इसलिए उसमें कुछ निकला नहीं, केवल राज्यसभा में कामकाज न हो, आखिरी तक बिल पास न हो और देश के हित के निर्णय न हो, इसलिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रूप में काम को रोकने के लिए मेरे इशू का उपयोग किया गया। कर्जा लेना और कर्जा वापस करना कोई गुनाह नहीं है और ना मैं कोई उद्योगपतियों ना मालक हूं। मैं गरीब किसानों के लिए अपने क्षेत्र में ग्रास रूट पर काम करता हूं। 4000 किसान उसके शेयर होल्डर्स है और जो कर्जा लिया था उसमें से 29 कंपनी में से हमारी एक में वो कंपनी है कि जब वो कोयले पर ट्रांसफर हुआ बायोमास के लेकर, क्योंकि बायोमास नहीं था, तो हमने जो कर्जा था वो पूरा कर्जा 84 करोड़ में से 72 करोड़ रुपए 12.25% ब्याज से चुकाया। 19 कंपनियों ने तो मुद्दल भी नहीं दिया और 9 कंपनियों ने ब्याज नहीं। सबसे ज्यादा पैसा हमने सरकार का वापस किया। और ये निर्णय जब हुआ तब यूपीए की सरकार थी, यूपीए के ही मंत्री थे और यूपीए के ही नीति निर्धारण के अनुसार उसका निर्णय हुआ। फिर भी पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टि से ऐसे इस प्रकार के चलते पर जब मैंने जो जवाब दिया, आखिर ये विषय समाप्त हुआ है। आरोप साबित होता है तो मंत्री पद क्या, संसद क्या, राजनीति का त्याग कर देंगे नितिन गडकरी? नहीं, राजनीति का नहीं कहा मैंने। देखो, जो मैं कहता हूं, जो आपने कहा, मैं बड़ा दमंग आदमी हूं। झूठ बोलता नहीं, झूठ आश्वासन देता नहीं। करना है तो हाँ कहता हूं, नहीं करना है तो ना कहता हूं। जो कहना है मुंह पर कहता हूं। मैं कोई राजनीतिज्ञ व्यक्ति भी नहीं हूं, बहुत साफ रूप से काम करता हूं। पर एक बात जरूर है कि कारण न होते हुए एक बार भी मैं ऐसे शिकार बना था कि मेरे ऊपर झूठे आरोप हुए और मैंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करूंगा। यूपीए ताकत लगाकर मुझे जितना कुछ कर सकते करने की कोशिश की। आखिर इनकम टैक्स में मुझे पत्र मिला कि मेरा किसी साथ कोई संबंध नहीं है। ये तो राजनीति में चलता ही है और यही हमारा पहला सवाल भी है, यही पहला सवाल है। और ये यहाँ पर मैं बता दूं कि नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री हैं, मंत्रियों से आप साक्षात्कार, इंटरव्यू, चर्चा में बुलाने का न्योता भेजते हैं तो कुछ ना कुछ, कोई सीधा नहीं कहता है, संकेत मिल जाते हैं, ये पॉइंट्स मत उठाना या ये बातें ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नितिन गडकरी आज तक इन्होंने नहीं पूछा क्या पूछोगे, एजेंडा क्या है, 1 घंटे के लिए बुलाया है, मैं आने के लिए तैयार हूं, और वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि विवाद वो बनाए गए हैं, वो सच हैं, वो मिथ्या हैं, इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हमारा पहला सवाल, मोदी के बाद सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर रहने वाले मंत्री गडकरी क्यों हैं? बिल्कुल यही सवाल। आप तो बहुत साफ गोई से अपनी बात रखते हैं। आप एक सादी बात है इसकी, जिस पेड़ को फल लगते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं ना। लेकिन क्यों ऐसा क्यों है? क्या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप लोगों को थोड़ा सा हिला देते हैं? क्या बात है? आप अपने कंधों पर आज की डेट में मोदी सरकार का जो सबसे अहम मुद्दा है उसको लेके चल रहे हैं, तो आपसे लोग डरे हुए हैं इसलिए आपके अगेंस्ट बोलते हैं, आपसे लोग परेशान हैं इसलिए बोलते हैं, आपके
विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी के अंदर भी इसी तरीके की चीजें आपके खिलाफ देखिए, लगती नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी के आइकॉन है, प्रधानमंत्री है, और उनके ऊपर आघात करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी अगर आगे आएगी तो उस मुद्दों को अपने आंख पर लेकर उसकी लड़ाई करने की जिम्मेदारी मेरे जैसे कार्यकर्ता की है। ये लैंड एक्विजिशन बिल पर कारण न होते हुए लोगों को कंफ्यूज करना, कारपोरेट की सरकारें गांव गरीब मजदूर किसान के खिलाफ करके अपप्रचार करना, 2 महीने कहाँ गए थे, कहाँ रहे थे, कहाँ गए थे पता नहीं था, आए आकर यहाँ आरोप करना, कभी मच्छीमारों की बात करना, कभी किसानों की बात करना, और लगातार सूट बूट की सरकार करके हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करना। अरे 60-65 साल जिनको अवसर मिला, जिन्होंने किसानों का सत्यानाश कर दिया, गांव गरीब मजदूर किसान और देश का सत्यानाश किया, जीडीपी ग्रोथ 4.25% पे लाया, महंगाई का दर दुनिया में सबसे ज्यादा पहुंचाया, और जिन्होंने भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड किया, वो लोग हमारा ज्ञानार्जन कर रहे। आप मुझे बताइए, ये कोल माइन में भ्रष्टाचार हुआ, सीएजी ने लिखा 1,88,000 करोड़ में। हमारे सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में तो बीसी माइन का ऑक्शन किया तो 2 लाख करोड़ रुपए मिल गए। अब आप ही के पुराने सहयोगी नितिन जी यहाँ रोकना पड़ेगा। लेकिन आप ही के पुराने सहयोगी एक सवाल कि आपने कहा कि सूट बूट की सरकार, माने या ना माने, आप लोगों ने एक नया जुमला फेंका, सूझबूझ की सरकार, पर वो छिपका नहीं, लोग तो यही सूट बूट की सरकार है इसी तरीके से मान रहे। जो व्यक्ति ग्रास रूट पर अपने प्राथमिक जीवन में गाड़ी में चाय बेचने का काम करता था, जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रचारक के रूप में पूरा जीवन जिसने देश के लिए दिया है, और जो देश के लिए काम करना चाहता है, जिसको चिंता कोई परिवार की नहीं है, देश की चिंता है, ऐसे देश के लिए समर्पित व्यक्ति के लिए इस प्रकार की बातों को कहना उचित नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहर एक कपड़े पहनते हैं और अंदर में दूसरा नाटक करते हैं। इसमें एक अच्छा हिंदी सिनेमा के गीत है कि जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो राजनीति में इनकी कमी नहीं, हमारा चेहरा साफ है, दामन साफ है, जो है वो सामने दिखता है। जी, आप आंकड़े की जो बात कर रहे थे, देखिए ये आपके बहुत मंत्री ये बात कह रहे हैं, देखिए हम 2 लाख करोड़ ले आए, 30 खदानों का अभी हमने नीलामी की है। दरअसल क्या आप ये मानने को तैयार हैं, और ये आप ही के सहयोगी का दिया हुआ आंकड़ा है कि 30 साल में आएंगे ये 2 लाख करोड़, अभी इस साल महज 6,200 करोड़ रुपए आए। यस, देखो पहली बात तो ऐसी है, अभी तो 20 माइन का ही ऑक्शन हुआ है, हाँ, अभी 350 माइन का होना बाकी है। तो 2 लाख की फिगर्स मत बताइए ना, 2 लाख करोड़। देखिए, पहला तो 1,88,000 करोड़ तो 1 रुपए नहीं मिला था, पूरी माइन उद्योगपतियों को चली गई थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के कारण बच गया और फिर हमने ऑक्शन किया। हाँ। यही सिब्बल साहब उस समय मंत्री थे, पार्लियामेंट में कहते थे कि ये जो स्पेक्ट्रम में नोशनल लॉस हुआ है, कुछ लॉस नहीं हुआ है। हाँ, 0 लॉस। 1 लाख करोड़ रविशंकर प्रसाद जी ने ऑक्शन करके लाए, 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के खजाने में जमा हुए। अब मुझे बताओ ये पैसा कहां से आया? अगर ये होता यूपीए सरकार के समय नोशनल लॉस था तो ये पैसा कहां छुपा था, कहां घुसा था? और जब हमारी सरकार आई तो 1 लाख रुपए कैसे देश को मिले? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, पर ये बात देश को बताने की जरूरत है ना। आप 2 लाख करोड़ करके वो कुछ अलग आयाम पर ले जाते हैं बात को। दरअसल तो 6,200 करोड़ रुपए आए। देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि टोटल 350 में से बीसी माइन का ऑप्शन हुआ है। हाँ। 2 लाख करोड़ 30 साल में मिलने वाले, पर पहले तो 1,88,000 करोड़ गई है, सीएजी ने लिखा था। अब जाने के बजाय मिलना शुरू हुआ है, और जब 350 माइन का ऑक्शन होगा, हाँ, तो शायद 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा मिलेगा, 8 लाख करोड़ वो चीज बता दी। और तब ये जो 6,000 करोड़ बता रहे हैं, हाँ, यही बात 50,000 करोड़ हो जाएगी। लेकिन गडकरी जी, ऐसा क्या हुआ कि 1 साल के अंदर ही, और या कहें 6 महीने के बाद ही, आपकी सरकार को एक कॉर्पोरेट की सरकार का तमगा मिल गया? आपकी सरकार को लोग कहते हैं कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है, ये कॉर्पोरेट्स की सरकार है। ये क्यों हो गया है? अगर आप कह रहे हैं तो ये क्यों हो गया है? कहीं ना कहीं कोई तो बात होगी। आप तो कांग्रेस प्रवक्ता की भाषा में सवाल पूछ रही है। नहीं, पर ये सवाल लोगों के जहन में है। कोई लोगों के जहन में नहीं है। लोगों के जहन में सवाल है कि ये गांव गरीब मजदूर किसान की सरकार है। 15 करोड़ गरीबों के अकाउंट बैंकों में खोले गए हैं। अटल पेंशन योजना, सुरक्षा, जीवन सुरक्षा योजना, और उसके साथ अभी एक्सीडेंशियल इनका इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस की आई हुई योजना। एक दिन में 6 करोड़ लोगों को योजना का फायदा हो रहा है। या 6 करोड़ में कोई अंबानी है, कोई अडानी है, कोई टाटा है, कोई उद्योगपति है?
सब गरीब लोग हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे, पर एक चीज कहीं अभी तफसील से उस पर चर्चा करना रह गया नितिन जी, वो पूर्ति साखर कारखाना लिमिटेड। आपने अपनी दलील पेश कर दी है, सदन में भी बता दिया, यहां पर भी आपने कहा, लेकिन एक दो बातें मेरे जहन में अभी रह गई हैं। वो ये 2002 में ये कंपनी बनती है, 2004 में बनी नहीं, 2002 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कारखाना चलना शुरू हुआ। आप 2004 मेरे से जानकारी लो, यही तो मीडिया की प्रॉब्लम है। 2000 सच्चाई को मालूम नहीं, गलत सवाल पूछना। नहीं, इनकॉर्पोरेशन का जो मैंने रिसर्च की, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। 2004 42 करोड़ 65 लाख की कंपनी, ठीक है? नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, आपको जानकारी, मैं आपको पूरा बताता हूँ। हाँ, चलिए बताइए। पहली बात, विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे थे और इसलिए कपास कॉटन प्राइस मैकेनिज्म के कारण वहां गन्ना लगाना था। इसके पहले जो हमारे कांग्रेस के अनेक मित्रों ने प्रयास किया, 22 शुगर फैक्ट्री का दिवाला पीट चुका जी। फिर हमने 4000 किसानों को इकट्ठा करके 2004 में कंपनी की स्थापना की जी। 2004 में हमको इसके बारे में इरेडा ने लोन लिया, ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट था। हाँ। इसमें कोऑपरेटिव बैंकों ने शुगर फैक्ट्री के लिए 42 करोड़ 65 लाख का लोन लिया। नहीं सर, बहुत ज्यादा वो आप, इसीलिए मेरा प्रॉब्लम क्या है कि देश की मीडिया बिना अध्ययन करके। चलिए बताइए। पहली बात मैं आपको बता दूं कितना लिया और क्या लिया। मेरा दामन साहब है जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी सवाल पूछिए। पहली बात तो ऐसी है कि शुगर फैक्ट्री के लिए 16 कोऑपरेटिव बैंकों ने लोन दिया। इथेनॉल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लोन दिया, और बिजली के लिए इरेडा ने दिया, ग्रीन पावर के लिए। अब गन्ना लगाए नहीं, 3 फैक्ट्री वहां कोलैप्स हो गई, तो मटेरियल नहीं था, बायोमास। तो इरेडा का कर्जा अगर हमने लिया है ग्रीन के लिए और ग्रीन है नहीं तो क्या करना। तो हमने खुद होकर इरेडा को अप्लाई किया कि अब ये ग्रीन प्रोजेक्ट नहीं रहा, हमको कोयला यूज करना पड़ेगा। हम लोन वापस करना चाहते हैं जी। 29 कंपनियों का लोन वापस हुआ, उसमें 19 कंपनियों ने मुद्दल भी नहीं दिया, 9 कंपनियों ने ब्याज भी नहीं दिया, और हमने 46 करोड़ के लोन के बदले में जो 84 करोड़ पेनल्टी और बैच की लायबिलिटी मेरी फिगर्स वो हमने 72.5 करोड़ रुपए 12.5% बैच। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा आंकड़ा सर ये है कि 42 करोड़ 65 लाख का आपने लोन लिया, आपने 84 करोड़ 12 लाख रुपए आपकी देनदारी बनी, आपने 71 करोड़ 55 लाख रुपए वापस कर दिए, 84% आपने वापस कर दिया। नहीं, 84% किया। हाँ, 84% वही तो मैं पहली बात तो ऐसी कि हमने लोन 46 करोड़ का लिया। ओके। और जब यहाँ गन्ना नहीं आया तो हमारे ऊपर लायबिलिटी खड़ी हुई, हमारे अकाउंट एनपीए हुए। और जब हमको कोयला यूज करने के बाद आई तो ग्रीन पावर के हिसाब से इरेडा के प्रिंसिपल के खिलाफ था। हमने खुद होकर एप्लीकेशन की कि अगर हमको कोयला यूज करेंगे, हमने उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस की, यूपीए सरकार कांग्रेस की, उस समय इरेडा में कांग्रेस के बोर्ड के डायरेक्टर, और हम तो कुछ, मैं तो एमपी भी नहीं था, अध्यक्ष भी नहीं था और मंत्री भी नहीं था। और रिपोर्ट जो आया वो सीएजी का इरेडा के खिलाफ आया, उस समय के यूपीए सरकार के खिलाफ आया। मेरा तो कोई संबंध भी नहीं। नितिन जी, मेरा सवाल नैतिकता से जुड़ा हुआ है। आपने वो प्रोजेक्ट लगाया, बायोमास, शुगर केन के वेस्ट को इस्तेमाल करके आप ऊर्जा पैदा करते, एनर्जी जनरेट करते, वो नहीं हो पाता है। अब क्यों ना एक आम आदमी, देखिए सुनिएगा मेरी बात, गन्ना लगाए नहीं तो कहां से होगा, हवा से होगा? वो फिर कोल बेस में ट्रांसफर हो जाता है, उसमें एनपीए भी खड़े रह जाते हैं। ये क्या एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस होती होगी, लेकिन आप एक जिम्मेदार मंत्री हैं। आपको एक बात मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपने एक मराठी चैनल शुरू की, बंद पड़ी, हिंदी शुरू की। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में किसानों ने गन्ना अगर लगा रहता तो गन्ने का जूस निकल से शक्कर बनती, फिर जूस से शक्कर बनने के बाद मोलाइसिस बनता तो इथेनॉल बनता, और जो बगास है उससे बिजली बनती। आज हमारे यहाँ 60 to 70% बगास है, क्योंकि अब गन्ना लगा। अब गन्ने की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे एमपी बैठे हमारे क्षेत्र के आए, हमारे क्षेत्र में विदर्भ में गन्ना कभी लगा नहीं। तो गन्ना लगाने के लिए 5-7 साल लगे, तब तक ये जो लोन लेकर था वो गन्ना लग नहीं पाया क्योंकि लोगों ने लगाया नहीं। तो उस समय क्या हम लोग फैक्ट्री को लॉक करके ऐसे रखे? तब हमने कहा कि बिजली तैयार कर सकते तो गन्ने के बजाय हम लोग कोल पे करते। तो जहन में आपके कोई मॉरल क्वेश्चंस नहीं है, कोई नैतिक सवाल? मुझे बताओ, गन्ना लगाना और गन्ना पैदा करना ये नितिन गडकरी के हाथ में क्या, आपके हाथ में क्या? मैं कोई भगवान हूं क्या कि जमीन पर हाथ घुमाया गन्ना आया? गन्ना उसी समय आएगा अगर किसान गन्ना लगाएंगे, गन्ने का उत्पादन आएगा,
फिर वो गन्ना कारखाना में आएगा। नहीं देखिए, आम आदमी इसमें मेरी गलती क्या है सर? ये भी पूछता है आम आदमी की देनदारी हो जाए 84 करोड़ की, 85 करोड़ सर, हमने सबके पैसे वापस कर दिए। उसमें 72 करोड़ की है, 12 करोड़ 12.5 करोड़ की देनदारी अभी भी है, लेकिन आप पाक साफ हैं। आम आदमी को ये नहीं मिलती। पहली बात आप गलत देखो, आप गलत नहीं, मैं एक चीज डोंट रिकॉर्ड रॉन्ग थिंग ऑन योर साइड। देखो गलत नहीं बोलना। नहीं, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। देखो अगर नहीं होगा तो मेरा रिकॉर्ड लेके पूरा निकाल के आपका ब्रेकिंग न्यूज चला देना जी, मैं चिंता मत कर। देखो पहली बात तो ऐसी है कि हमने टोटल लोन लिया 46 करोड़, कुछ वापस भी किया। बाद में वो लोन लेने के बाद वो रोड ब्याज और पेनल्टी ब्याज बढ़ते बढ़ते 84 करोड़ हुआ। और ये आम प्रैक्टिस है कि जब एक मुश्त कर्जा लेना कोई गुनाह नहीं और कर्जा वापस करना कोई गुनाह नहीं। जब पूरे कर्जे को एक मुश्त आप किसी भी बैंक में, इतने बैठे हुए लोग हैं, हजारों लोगों का, ये लाखों लोगों का देश में होता है कि जब पूरे कर्जे में से एक मुश्त आप कर्जा वापस करते हो तो आपका पेनल्टी ब्याज और कंपाउंड ब्याज वापस होता है। मैंने 12.5% से काट करके, ये निर्णय इरेडा का, मेरा नहीं है। इरेडा के बोर्ड ने निर्णय किया कि आपको मिनिमम इतना पैसा देना पड़ेगा। और मैं 29 कंपनियों में एक ही कंपनी के मैंने ब्याज दिया इतना। बाकी मैं आपको बार 18 कंपनी ने मुद्दल तक नहीं दिया। मेट्रो जनता के हित में है और मेट्रो अगर कहीं से जा रही है और वहां अगर जमीन के ऊपर अगर 50 लोगों के घर जाते हैं तो 50 में से 80% लोग कहते कि मेरे घर की जमीन मैं नहीं दूंगा, तो मेट्रो बंद हो जाएगी। अगर रेलवे लाइन बनानी है कहीं और रेलवे लाइन बनते बनते 40 किलोमीटर बनी और उसके बाद में एक जिला आया और जिले में से 80% लोगों ने कहा कि हम रेलवे के लिए जमीन नहीं देंगे, तो रेलवे नहीं बन पाएगी। हमने संकट मोचक माना है आपको, जो आपके ये मजबूत चौड़े कंधे हैं, उन कंधों पर आप दरअसल हनुमान भी बन गए हैं इस सरकार के। संजीवनी तलाश रहे हैं। वो संजीवनी क्यों तलाश रहे हैं? क्योंकि गले की हड्डी बन गया है भूमि अधिग्रहण बिल। ये दूसरा सवाल है हमारा। क्या भूमि अधिग्रहण बिल को नाक का सवाल बनाकर मोदी सरकार ने पहले साल की सबसे बड़ी गलती की है? नितिन गडकरी मानेंगे ये बात? देखो मैं हैरान मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने 2013 में जो एक्ट किया था उसमें हमने 5 सुधार किए। पहला सुधार यह किया जो कंसेंट क्लॉज है और एसआई, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट। अब एक डैम बनाना है तो डैम में 2000 एकड़ जमीन जाती है और इसके कैनाल से 2 लाख एकड़ को किसानों को पानी मिलता है। अब ये डैम बनाने जिनके जमीन पर बनाना है वो 80% लोग कहेंगे कि डैम बनाने के लिए हमारी अनुमति है तो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, तो देश में डैम नहीं बनेगा। आज दिल्ली की मेट्रो है, अगर ये इस प्रकार से कंसेंट क्लॉज लगता तो दिल्ली में मेट्रो ही आती नहीं, एक भी स्टेशन बनता नहीं और काम नहीं होता। क्योंकि अपने घर को तुड़वाकर कोई मेट्रो के लिए परवानगी देता 80% लोग। तो अध्यादेश क्यों? इसीलिए कि 31 दिसंबर को इस बिल की मुदत खत्म हो रही थी और इसलिए डिफेंस के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सिंचाई के लिए, गांव में सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल के लिए, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, सिंचाई के लिए और गांव में रोड बनाने के लिए, डिफेंस के लिए, अगर आप समझ लीजिए कि आज कश्मीर में एक एयरपोर्ट बनाना है, देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगर यह कानून कहता है कि अगर 80% लोग कहते हैं कि हमारे जमीन पर एयरपोर्ट मत बनाओ, तो क्या देश की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट बनाना होगा तो भी नहीं बनाएंगे। अगर मिसाइल जमीन के अंदर डालनी है और वो उचित जगह डालनी और जमीन लेनी पड़ेगी तो नहीं करना है। तो सरकार जो चाहती है, आप जो चीजें गिनवा रहे हैं, कांग्रेस क्योंकि सर मानने को तैयार नहीं है। देखो आप क्या कुछ मिडिल पाथ तलाशने को तैयार हैं? पहली बात आपको बताता हूं, मैं बहुत चैनल पे गया हूं और मैंने पार्लियामेंट में 250 पत्रकारों को एक सवाल पूछा था, वो आपको भी पूछता हूं। ये चौथी बात थी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। क्या पूरे उद्योग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और बेंगलोर में होने चाहिए? कपास से सूत से कपड़ा, ये उद्योग अगर कोई गांव में 5000 की पंचायत है, आज गेहूं को भाव नहीं, चावल को भाव नहीं, गन्ने को भाव नहीं, खाद की कीमतें 4 गुना बढ़ी। अगर गांव में उद्योग लगेगा तो किसान के बेटे को, खेतियार मजदूर के बेटों को रोजगार मिलेगा। क्या वो हर चीज के लिए पूरे दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए आए? क्या गांव में इंडस्ट्री का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए? क्या किसान के खेत को पानी नहीं मिलना चाहिए? देखो अपने प्रावधानों पे डटे रहेंगे। पहली बात मैं आपको बताता हूं, हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और कांग्रेस की भाषा में अंबानी, अडानी या कोई बड़े इंडस्ट्री के लिए हमने ये एग्जम्पशन दिया नहीं है।
हमने ये एग्जम्पशन केवल गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के जो सार्वजनिक काम है उसके लिए दिए है। और हमने एडिशनल 2 बातें की। क्या 2 बातें की? जिस किसान के परिवार की खेती जाएगी उसको हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। दूसरी बात, आप मेरी सुन लो। दूसरी बात हमने कही कि इसमें लिखा था कि अर्बन एरिया में जमीन होगी तो 1:2 अप टू 2 मुआवजा मिलेगा, और रूरल एरिया होगा तो 1:4 मिलेगा। हमने अप टू को निकाल दिया। ये हुड्डा जी के सरकार ने कहा कि इसको होने के बाद भी उन्होंने 2 का किया। पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी, उन्होंने किया था। यही सब कांग्रेस की सरकार है। मैंने मीटिंग बुलाई थी, विज्ञान भवन में आई थी, इन्होंने कहा था कि कानून को बदलना चाहिए। हमने कहा नहीं, 1:2 अर्बन एरिया में देना, कोई अप टू वाली बात नहीं, इसका सुधार किया। 1:4 इसका सुधार किया। ये जो 5 बातें हमारी सरकार ने लाई है, मैं आपको सवाल पूछता हूं, इसमें से कौन सी बात हमने बदली हुई, कौन सी बात किसान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के खिलाफ? यहाँ पर कौन सवाल पूछना चाहेगा भूमि अधिग्रहण को लेकर? 1 मिनट, मैं 2-3 सवाल लोगों के ले ताकि आप लोगों का मन भी जान सके। आपके आंकड़े ठीक हो सकते हैं, आपके तर्क दुरुस्त हो सकते हैं। मैं मंत्री था उस समय, ग्रामीण विकास मंत्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। 1894 के बाद ये किसानों को हक मिला था कि उनका कंसेंट क्लॉज जो है भूमि अधिग्रहण में शामिल किया जाए, जिसको आपने हटा दिया। आप बात कर रहे हैं कि देश के हित के लिए भूमि की जरूरत है। आपने जो अभी कंसेंट क्लॉज 70 और 80% जो लोगों से पूछा जाना था वो जो है आपने इस बार हटा लिया। तो जो डेमोक्रेटाइजेशन होना था एक्विजिशन में, उसको आपने यहां पर हटा लिया। अगर आप कहते हैं कि भूमि जो है विकास के लिए चाहिए, तो आप दिल्ली एयरपोर्ट देखिए, 13 होटल बन रखे हैं एयरपोर्ट के अंदर। इससे अधिक जो है 70 पैसे गज में वो किसानों से जमीन ली गई है। इससे अधिक शोषण कहां दिख सकता है? आप और देखिए भूमि अधिग्रहण के मामले में, भूमि अधिग्रहण से आप कहते हैं कि आप नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा था, आनंद शर्मा जी ने कहा था, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से वो जो है 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। आप मेक इन इंडिया कह रहे हैं, लेकिन वो जमीन तो जो है 1-1 लाख करोड़ जो है, 1-1 लाख एकड़ जो है हर 5 राज्य में पड़ी है। महाराष्ट्र में खुद 1 लाख एकड़ अनयूटिलाइज पड़ी है। एसईजेड एक्ट में 270 एसईजेड बनाई, चीन में 4 है, उनका कहां इस्तेमाल? 30% जमीन केवल सिंचाई के लिए एक्वायर की जाती है। और ये जो बात कह रहे हैं आप सही है। कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली के बाजू में हरियाणा के तरफ और उत्तर प्रदेश की सरकार ने नोएडा के तरफ किसानों की जमीन जो बिल्डरों को दी है खरीद करके, जो 10 लाख और 20 लाख रुपए एकड़ से लेकर 10 लाख रुपए से लेकर 2-2 करोड़ और 4-4 करोड़ रुपए बेची है, वो गलत है। पहली बात, इस प्रकार के कोई भी लैंड एक्विजिशन को इस क्लॉज से निकालने की बात हमने की नहीं है। हमने कहा कि मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में अगर मेट्रो बन रही है, और आपको मैं बताता हूं मेट्रो जनता के हित में है, और मेट्रो अगर कहीं से जा रही है और वहां अगर जमीन के ऊपर अगर 50 लोगों के घर जाते हैं, तो 50 में से 80% लोग कहते कि मेरे घर की जमीन मैं नहीं दूंगा, तो मेट्रो बंद हो जाएगी। अगर रेलवे लाइन बनानी है कहीं, और रेलवे लाइन बनते बनते 40 किलोमीटर बनी, और उसके बाद में एक जिला आया और जिले में से 80% लोगों ने कहा कि हम रेलवे के लिए जमीन नहीं देंगे, तो रेलवे नहीं बन पाएगी। अगर सिंचाई के लिए पानी चाहिए, बाढ़ आता है, समुद्र में पानी जाता है। हमारे देश में 15 से 20% पानी जमीन को डैम में जाता है, 15 से 20% पानी हमारा कंजर्वेशन होता है, और 70% पानी समुद्र में चला जाता है। झारखंड की सिंचाई 5.6% है, महाराष्ट्र की सिंचाई 16.8% है। किसान आत्महत्या कर रहे, हमारे यहाँ 400-400 फीट नीचे पानी है। क्या किसानों के खेत को पानी नहीं मिलना चाहिए? हम किसी भी 5 स्टार होटल के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, और गरीबों की खेती लेकर बड़े बिल्डरों के लिए हमने कोई सुधारणा नहीं की। हम नहीं करना चाहते, और हमने कोई ऐसी बात इसमें नहीं कही है। हम केवल पब्लिक इंटरेस्ट की जो बात है, जो सरकारी काम की, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो रोड की बात है, रेलवे की बात है, पावर लाइन की बात है, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की बात है, डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट की बात है, वहां मिसाइल रखने के लिए जगह उसकी बात है, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कोई ऐसे कारपोरेशन के जैसे महानगर में बनते हैं लाइन से दुकान, ऐसे नहीं बनते। जहां ग्राम पंचायत होगी, 1000 की बस्ती होगी, उसी गांव में एक क्लस्टर तैयार होगा रोड के बाजू में। अगर कपास होगा तो कपास पर की इंडस्ट्री आएगी। प्रतापगढ़ में आंवला बनता है उत्तर में, तो आंवले की इंडस्ट्री आएगी। क्या गांव के लोगों को गांव में रोजगार नहीं मिलना चाहिए? अगर इंडस्ट्री नहीं आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो गांव के लोगों को रोजगार के लिए गांव के ही कुछ लोग हैं यहाँ नितिन जी हमारे साथ, ये सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार गडकरी साहब। गडकरी साहब, आपको क्या लगता है कि गांव का जो किसान है वो मूर्ख है? वो क्यों आपके विरुद्ध खड़ा हुआ है आज?
क्यों आपको जो है ना अपना एंटी मानता है वो, उसके मन में आप लोगों ने एक डर बिठा दिया है। और वो डर ये है कि उसकी जो भूमि है औने पौने दांव पे ली जाती है और जैसे ही वो रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद में वो करोड़ों की बन जाती है। जहां तक आपने बात करी कि सड़क के लिए कोई किसान जमीन देने से मना नहीं करता, रेलवे लाइन के लिए जमीन देने से मना नहीं करता, सरकारी हॉस्पिटल के लिए मना नहीं करता, सरकारी कॉलेज के लिए मना नहीं करता। सवाल असली तब आता है जब इंडस्ट्री के लिए आप जमीन मांगते हैं, प्राइवेट कॉलेजों के लिए मांगते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए। आप जो है ना उस समय पर यह एक डर बैठा हुआ है हम लोगों के दिलों के अंदर कि आप जो है ना, जो इंडस्ट्री में है वो एक साबुन की टिक्की बनाता है। अब उसकी मर्जी है उस इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो इसकी 10 रुपए कीमत रखे या उसकी 50 रुपए कीमत रखे, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी जमीनों के ऊपर कंट्रोल, हमारे प्याज के ऊपर कंट्रोल, हमारे आलू के ऊपर कंट्रोल, हमारे धान के ऊपर कंट्रोल। आखिर आप हमारे ऊपर कहां कहां कंट्रोल लगाओगे? ये दर्द है, ये दुख है, ये पीड़ा है। सर अभी सुनिए, बिल्कुल पहली बात आपने बेबाकी से बात रखी। पहली बात आपको बताओ कि हमारे एक्ट को आप अच्छी तरह से एक बार फिर से देख लीजिए। हमारे एक्ट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कोई हमने एसआई और ये जो कंसेंट क्लॉज विड्रॉ नहीं किया। लेकिन आप समझा सकते थे लोगों को। लोग अगर अब आप एक काम करिए, मेरा उनका एक बार समाधान करने दीजिए। दूसरी बात, आप आगरा में आलू पैदा करते हैं जी, अगर इस गांव में आलू पैदा होते उस गांव में कोल्ड स्टोरेज आलू के हो, जिस गांव में आलू पैदा होता है उस आलू के चिप बनाने के कारखाने वहां खुले तो वहां के गांव को रोजगार मिलेगा। पहली बात, आपके मन में डर बैठा है, वो गलत जानकारी देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कुछ राजनीति से है। मैं आपको नम्रतापूर्वक बता देना चाहता हूं कि बिल्डरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए और किसी प्रकार के प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग हमें किसी प्रकार इसमें नोट में आया नहीं है। हमने कई चीजों के लिए कंसेंट क्लॉज ऐसा लाया है और ये जो बातें आपको बताई जा रही है 100% गलत है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, सवाल अनुराधा आपसे पूछ रही है, एक परसेप्शन भी होती है, वो परसेप्शन और तो नहीं लूज कर रहे आप लोगों तक आपकी पा रही है। एक हो गई है सरकार और आम आदमी के बीच में, क्या ये एक्सेप्ट करेंगे? पहली बात, एक बात आपकी सच है कि जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश। बिल्कुल लैंड एक्विजिशन कानून को लेकर हमारे खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने जानबूझकर लोगों को कंफ्यूज करके गुमराह करने की कोशिश की है और वो लोगों को इस प्रकार से भड़काना चाहते हैं हमारे सरकार के खिलाफ। ये कोशिश है। जिन हुड्डा सरकार ने हरियाणा के बीच की जमीन एक्वायर करके बिल्डरों को दे दी, लाखों एकड़ जमीन दे दी। नोएडा के लिए मायावती जी की सरकार ने करके पूरी दे दी। उस बात हमको कह रहे हैं, कोई ऐसी जमीन एक्वायर नहीं कर, केवल कह रहे हैं सरकार रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए, रोड के लिए, मेट्रो के लिए, सरकारी अस्पताल के लिए। मैं उनको कहना चाहता हूं आप मैं हार जाऊंगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े उद्योगपति हम एक इंच जमीन एक्वायर नहीं करेंगे। मैं आपको ऐलान करना चाहता हूं, विश्वास चाहता हूं। लेकिन इस बात के लिए हम लोग को आपत्ति है सर, जब हम लोग जीडीपी का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग 10,000 मकान बनाने के लिए 2.5 लाख एम्प्लॉयमेंट देते हैं, आपके 350,000 इंसिलरी एक्टिविटी को चलाते हैं और देश के मिडिल क्लास को हम लोगों ने घर दिया है, तो फिर आप झगड़ा करते हैं मैं बिल्डर को नहीं दूंगा तो मैं बिल्डर को नहीं दूंगा। दर्द है। पहली बात तो मैं अपने सवाल में अपना जवाब दे दिया। देखो मैं आपको सबको आह्वान करता हूं, देखो गलतफहमियां कैसी पैदा होती है। दिल्ली के आजू बाजू में जितने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, एक भी व्यक्ति ने सरकार ने जमीन एक्वायर करके उसको नहीं दी है, क्योंकि वो किसान के पास जाता है, बाजार भाव कीमत देता है और लैंड यूज बदलता है। ये इन्होंने सही कहा कि बिल्डर भी वहां जाकर जो चाहे वैसे लेता है, लैंड यूज बदलता है और काम करता है। एक बात इन्होंने सही कही कि देश में केवल 1% लोग ऐसे हैं कि जो 10 लाख रुपए के ऊपर के खरीद सके हैं। ये 99% आबादी ऐसी कि जिनके पास मकान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये इसमें एक जो हमने एग्जाम्पल दिया है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हमारे प्रधानमंत्री चाहते कि 2012 तक हम देश के सभी लोगों, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, सब छोड़ेंगे, मकान दिलाएंगे। अब ये मकान देना तो मकान हवाई जहाज ऊपर हवा में बनेगा क्या? तो जान के तो जमीन लगेगी। तो लो कॉस्ट हाउसिंग में हम लोग मकान बनाने के लिए इसको एग्जम्पशन दिया है। पहली बात, आप जो कह रहे हैं जवाब आपने उनको दिया है कि कोई बिल्डर को जमीन नहीं। प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताता हूं। नोएडा में और गुड़गांव में
हरियाणा की सरकार ने जमीन एक्वायर्ड की, दोनों कांग्रेस की सरकार थी, हमारा उस समय कोई संबंध नहीं। और जमीन एक्वायर्ड के उन्होंने रोड बनाए और फिर ऑक्शन के अलग अलग मार्ग से वो जमीन उन्होंने मॉल बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, ये सच्चाई है। अब प्रश्न ऐसा है कि स्वाभाविक रूप से ये कीमत गई, उसके बाद डेवलपमेंट के बाद कीमत, और इसलिए पहली बात तो ऐसी है जिस भाव से मैं किसान हूं, अगर उसकी जमीन की कीमत बढ़ती है तो उसका फायदा किसान को भी मिलना चाहिए। अगर रोड बनता है और वहां की जमीन की कीमत बढ़ती है तो किसान को भी इसका फायदा मिलना चाहिए, और इसलिए किसान डेवलपर बने। किसान आकर, अभी मैं नेशनल हाईवे में एक स्कीम तैयार कर रहा हूं कि गोडाउन बनाना है, जमीन पर अपने जमीन बनाए, एक रोड किसान बनाए, किसान वहां प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज डाले, वहां जाकर कोई फूड ग्रेन टर्मिनल सेंटर उससे पैसे कराए। देखिए एक बात जरूर है, अब किसान को भी उसमें हमारे साथ लेकर काम करना होगा, और इसलिए मैं बहुत प्रामाणिकता से बता रहा हूं कि बात इन्होंने कही ये बिल्कुल सच है। इनको कोई एक्वायर करके कोई सरकार, ये इन्होंने जो जमीन खरीदी के पैसे देते, बाजार भाव से 10 लाख होगा तो 15 लाख देते, किसान बेचता है, इनको जमीन मिलती है। नहीं सर, वो एक और इंडस्ट्री है, थोड़ा सा माफी से एक कर रहा हूँ। एक सर, वो एक बड़ी इंडस्ट्री है, CLU इंडस्ट्री, चेंज ऑफ लैंड यूज इंडस्ट्री, वो बहुत पैसे कमाती है, बहुत सारी पार्टियों के लिए, सरकारों के लिए, वो पैसे वहां देने पड़ते हैं। ये जो खेल है ना, ये खेल बहुत बुरा है। आपको पता है क्या? हाँ सर, ये CLU बंद करने की भी बात थी आपकी तरफ से। जिसका पाप मेरा नहीं हो, मेरे ऊपर मत डालिए। नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ। हमारे देश में राज्य में कानून बनाने का अधिकार है, उसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, जो राज्य सरकार कानून बनाती है। हमारे देश में केंद्र जो कानून बनाती है उस लिस्ट का नाम है सेंट्रल लिस्ट, और दोनों कानून बनाते हैं, उसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। जी, लैंड एक्विजिशन कॉन्करेंट लिस्ट में है। कानून हमने बनाने के बाद रूल्स राज्य सरकार बनाती है, और ये जो लैंड यूज बदलने का अधिकार है वो हमारे संविधान के अनुसार राज्य सरकार का है। हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं, इस एक्ट का कोई संबंध नहीं, और हमसे कोई लेना देना नहीं। भलते बिल हमारे नाम पर मत चिपकाइए। तैयार हैं, क्योंकि ये रायता फैल गया है सर। कानून बन जाए, ये बिल ना रहे, ये अध्यादेश ना रहे, कांग्रेस की भी कुछ बातें मानकर मामले को रफा दफा करो। ये कितने साल लगेगा? आम आदमी लटकता है सर उसके चलते। आपने एक अच्छा सवाल पूछा, बहुत अच्छा बोला आपने। मैं आपको इसका एक जवाब देता हूँ। मैं बचपन में अपने स्कूल में मैंने एक मराठी एक लेख पढ़ा था। एक छोटा बच्चा टोपी पहन कर जा रहा था, और जाते हुए देखा, और राजा ने देखने के बाद उसकी टोपी ले ली। तो बच्चे ने कहना शुरू किया, राजा भिखारी है, मेरी टोपी ले ली। राजा भिखारी है, मेरी गुस्सा निकाली टोपी और फेंक दी उसके आंख पर। राजा डर गया, मेरी टोपी। ये जो है ना डबल ढोलकी काम, ये मीडिया में भी डबल ढोलकी बजाने वाले हैं, ये राजनीतिक नेता भी निर्णय करो। सर रायता फैला हुआ है, आपने जुमला सुना दिया। सर ऐसा है, कांग्रेस जिनको केवल राजनीति ही करनी है, जिनको राज्यसभा में बिल ही पास नहीं करने हैं, जिनको देश का विकास हम नहीं कर सके तो तुमको भी नहीं करने देंगे, ये जिनकी मंशा है। तो ये नाक की लड़ाई में हम मर गए, काम करने ही नहीं देंगे। आपकी नाक की लड़ाई में हम मरेंगे। आपको आगे 2 कदम आगे जाना चाहिए। आप सरकार में और जाइए और बात कीजिए और बोलिए कि चलिए इससे देश का भला होगा। बिल्कुल सही बात है। और मैंने ग्रामीण विकास मंत्री करके कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी देश के मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में ली। आज मैंने फाइल लाई नहीं, आपको बाद में दे देता हूँ। इनके मुख्यमंत्री और मंत्री ने मुझे क्या लिख कर दिया है, और उस मीटिंग के मिनट्स देता हूं। मैंने सबको पूछा कि ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए, उनका रिकॉर्ड मैं आपको कल दे देता हूं। इन्हीं लोगों ने मांग की कि एक्ट को बदलो। हमने बात की, हमने समझाने की कोशिश की। मैंने एक बार पार्लियामेंट में कहा, हमारे वीरेंद्र सिंह जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने हमको कहा बात करो, पार्लियामेंट के फ्लोर पर बात हुई, पार्टी के लेवल पर बात हुई। थोड़ा झुकेंगे, बात बन नहीं रही है। पूरा झुकने के लिए तैयार है भाई, तैयार है। हाँ बिल्कुल। अगर लैंड एक्विजिशन के बारे में आज भी कोई पार्टी और कोई नेता देश के हित में और किसान के हित में कोई भी अच्छा सुझाव देता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस सुझाव को स्वीकारने के लिए तैयार है। अब आपके एक एक मूव का महीन विश्लेषण होगा, पैनी निगाहें कहीं ना कहीं टिकी होंगी, लेकिन आप हमारे सवालों के जवाब देते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ नितिन गडकरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।